और आइए सीधे विज्ञान भवन का रुख करते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। जी, न्यायमूर्ति श्रीमान S.K. कौल साहब, न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना जी, न्यायमूर्ति श्री P.S. नरसिम्हा जी, श्री R. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्री मनन कुमार मिश्र, अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया, श्री अपूर्व शर्मा, श्री पीटर डी मेनार्ड, श्री सैमुअल टाउनलेंड, श्रीमती लुबना शुजा, श्री S. प्रभाकरन और आज भारत के न्याय जगत की सेवा करने वाले यहां आए हुए सभी भाइयों बहनों और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हुए कई देशों से आए हुए प्रतिनिधि बंधु भगिनीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे एक बार किसी बहुत अच्छे वक्ता ने बताया था कि किसी भी वक्ता की परीक्षा कब होती है। तो मैं तो बहुत छोटा था, तो मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, आप ही बताइए, आपका अनुभव बड़ा है। तो उन्होंने कहा समय से लंबे चले हुए कार्यक्रम में अंतिम जब बोलना होता है तभी परीक्षा होती है। और आज मुझे परीक्षा देनी है, मगर आप लोग चिंता मत करिए, मैं कुछ ही चीजों पर मेरे विचार रखने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि 10 सेशन के अंदर, ये 2 दिन के सेमिनार के अंदर आप लोगों ने कई सारे देश के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। ग्लोबल लॉ फॉर ग्लोबल इश्यू, सोशल मीडिया का न्याय जगत पर प्रभाव जो हमारे देश में सबसे ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खड़े होने वाले खतरे और उसके प्रभाव के बारे में चर्चा, 10 के 10 टेक्निकल सेशन को मैंने ध्यान से देखा है। मैं मनन जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि टॉपिक का सिलेक्शन ये बहुत रिलेवेंट है और भारत जैसे बढ़ते हुए देश के लिए बहुत जरूरी है। आज बार काउंसिल ने यहां पर विधि रत्न पुरस्कार भी दिया है और मैं बड़े मन से कहना चाहता हूं, पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया है जिनको पुरस्कार देकर मैं अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। कई बार इतने बड़े पुरस्कार इतने बड़े फोरम में देने होते हैं तो सिलेक्शन किसको दिया जाए वो बहुत कठिन होता है, मगर आज स्वर्गस्थ सोली सोराब जी, स्वर्गस्थ राम जेठमलानी, श्री पराशरन जी, श्री फली नरीमान जी, श्री वेणुगोपाल जी, ये जो पुरस्कार के लिए नाम चयनित किए हैं, भारत में किसी भी न्याय जगत से जुड़े हुए व्यक्ति को पूछोगे तो यही क्रम में यही 5 नाम सबसे पहले दिए गए। मैं स्वर्गस्थ सोली सोराब जी और राम जेठमलानी जी की ओर से, उनके परिवारजन आए हैं। सोली साहब की तो धर्मपत्नी इस आयु में स्वयं आई हैं और
पराशरन जी के परिवार से भी परिवारजन आए हैं और श्री फली नरीमन और वेणुगोपाल जी स्वयं इस आयु में यहां आए हैं। मैं इनकी भारत के न्याय जगत के को समृद्ध बनाने के लिए, रिलेवेंट रखने के लिए और समय अनुकूल बनाने के लिए जो सेवाएं हैं, इसको मन से प्रशंसा करते हुए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, कॉन्फ्रेंस एक प्रकार से हमारे देश के बहुत महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की गई है। मैं ऐसा कहूंगा कि बहुत उचित समय पर आयोजित की गई, क्योंकि यही वर्ष है जब हमारे संविधान को 75 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय पर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। यही वर्ष है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हमारे मुख्य 3 कानून, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, वो तीनों कानून को भारत की संसद आमूलचूल परिवर्तन कर रिलेवेंट बनाने जा रही है। वही ये वर्ष है। और विमेन लेड डेवलपमेंट की जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने G20 के माध्यम से समग्र दुनिया के सामने कल्पना रखी, उसको सार्थक करने के लिए भारत ने शुरुआत की है 33% महिलाओं की हिस्सेदारी कानून बनाने की प्रक्रिया में, हमारी विधानसभाओं में और हमारी लोकसभा के अंदर सुनिश्चित करने का कानून भी अभी अभी हमारे संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। और उसी वक्त ये जो आपने कॉन्फ्रेंस करी है वो बहुत रिलेवेंट है, क्योंकि आज विगत 9 साल के अंदर भारत समग्र दुनिया के अंदर कई क्षेत्रों के अंदर अपनी रिलेवेंसी बनाकर एक प्रमुख स्थान पर आसीन हुआ है। हमारी इकोनॉमी 11वें नंबर पर थी, वो 5वें नंबर पर हम लाने में ये 9 साल के कम अंतराल में सफल हुए हैं। दुनिया को परेशान करने वाले इश्यू, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे टेररिज्म हो, चाहे नार्को टेरर लिंक हो, ये सारे इश्यू में आज भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उस समय बहुत जरूरी है कि हमारी न्याय प्रणाली भी वैश्विक अंतर्प्रवाहों को जाने, हमारी न्याय प्रणाली अपने आप को वैश्विक अंतर्प्रवाहों के साथ सुसंगत करे और इसके साथ साथ भारतीयता का मूल तत्व भी हमारी न्याय प्रणाली में फिर से एक बार हम प्रस्तापित कर दुनिया को भी इस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। तो मैं मानता हूं कि बहुत उचित समय पर इसका आयोजन हुआ है और आप सभी लॉयर्स हैं, वकीलों को ज्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि आपका काम ही सलाह देने का है, परंतु एक उक्ति मैं जरूर कहना चाहूंगा कि शक्ति के बिना न्याय शक्ति विहीन होता है और न्याय के बिना शक्ति अत्याचारी होती है। न्याय ही है जो बैलेंस करने वाली ताकत है और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको एक प्रकार से अलग रखने का निर्णय किया है और बहुत सुविचारित निर्णय है, बहुत योग्य निर्णय है। न्याय और हर प्रकार की शक्ति का संतुलन बहुत आवश्यक है, तभी जाकर न्यायपूर्ण समाज की रचना हो सकती है। मित्रों, आज यहां पर मैं आया हूं तब भारत ने हर क्षेत्र के कानूनों को विगत 9 साल में फिर से एक बार आज की जरूरियातों के हिसाब से रीड्राफ्ट करने का या नया बनाने का प्रयास किया है। इस 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने
ढेर सारे कानूनों के अंदर बदलाव किया है। मैं कुछ कानूनों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। आर्बिट्रेशन लॉ, अब यहां पर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी बनने जा रहा है, जो हमारे लॉयर्स के लिए अपार संभावनाओं को खड़ा करने वाला एक नया सेंटर बनने जा रहा है। मीडिएशन लॉ और जन विश्वास बिल, ये तीनों कानून एक प्रकार से न्यायपालिका पर बोझ कम करने वाले कानून हैं। जन विश्वास बिल से शायद आप लोग ढंग से वाकिफ नहीं होंगे। जन विश्वास बिल एक ऐसा बिल है जिसने 300 से अधिक कानूनों में से क्रिमिनल लायबिलिटी तय करने वाली धाराओं को विलुप्त कर इसको सिविल दंड के अंदर बदलने का काम ये जन विश्वास बिल ने किया है। और इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास लोगों के अंदर पैदा हुआ है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट, इसने हमारे बदलते हुए अर्थतंत्र को विश्व के साथ खड़ा करने का काम किया है। मुझे कुछ लोगों से मैं चर्चा कर रहा था तो एक कमेंट आया था कि बहुत सारे बदलाव उसके अंदर करने पड़े। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, लेजिस्लेटर ने मेरा लेजिस्लेशन कंप्लीट है ऐसा अहंकार नहीं रखना चाहिए। जो भी त्रुटियां आती है उसको सुधारने के लिए मन खुला रखना चाहिए और तैयारी भी रखनी चाहिए। तो चाहे जीएसटी हो, चाहे इंसॉल्वेंसी एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इंप्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी लॉ मेकिंग एजेंसी के लिए, किसी भी पार्लियामेंट के लिए, कि कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इंप्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का उद्देश्य अंततोगत्वा सुचारू व्यवस्था खड़ी करना है। कानून बनाने का उद्देश्य कानून बनाने वालों की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना नहीं है। तो ये जो बदलाव हो रहे हैं मैं मानता हूं इसको और रिलेवेंट बनाएंगे। इसी तरह से सोशल सिक्योरिटी कोड और डेटा प्रोटेक्शन बिल भी अपने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बदलाव लाने वाले और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों को जोड़ने वाले नए कानून हैं। काफी सारे स्टूडेंट यहां बैठे हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूंगा कि ये सारे कानूनों को शायद हो सकता है कि जीवन में आपको कभी इस पर आर्ग्यूमेंट न करनी पड़े, परंतु इसको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण न्याय की व्यवस्था तभी आपके समझ में आएगी जब समाज के हर अंग को छूने वाले कानूनों का आप स्टडी करोगे, उसको आत्मसात करोगे। मैं यहां आऊं तब अपनी बात को सीमित करना चाहता हूं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक, क्योंकि मेरा विभाग भी है और दूसरा भी कारण है क्योंकि इसमें 3 जो नए कानून आ रहे हैं वो अभी बनने की प्रक्रिया में है। ये बहुत महत्वपूर्ण कानून है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण कानून लगभग 150 साल के बाद, 160 साल के बाद बदल रहे हैं। मैं बदल रहे हैं शब्द भी अपने आप में ठीक नहीं है। पूरी तरह से ये कानून नई दृष्टिकोण के साथ और नई व्यवस्थाओं के साथ हम लाने का काम कर रहे हैं। ये 3 इनिशिएटिव जो है हमारे, ये 3 इनिशिएटिव के साथ साथ 3 ये कानूनों को
कानून के अनुकूल इकोसिस्टम बनाने के लिए 3 एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव भी भारत सरकार की ओर से लिए गए हैं। सबसे पहले ई कोर्ट का चरण 3, अभी कैबिनेट ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। एक ICGS, इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, इसके लिए भी अभी 3500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने कैबिनेट के अंदर अप्रूव किए हैं। और तीसरा CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट के अंदर नई टेक्नोलॉजी का स्वीकार। अगर ये 3 कानून और ये 3 नई व्यवस्थाएं जो बनने जा रही है, इसको हम मिलाएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर देरी की जो फरियाद है वो निश्चित रूप से 1 दशक के अंदर हम इसको निर्मूल कर पाएंगे। मित्रों, हमारे कानूनी प्रक्रिया मतलब दंड विधान प्रक्रिया में आज भी कॉलोनियल छाप है। और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, ये तीनों संहिताओं को अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं पर भी कॉलोनियल छाप नहीं दिखाई पड़ेगी। भारत की माटी की महक इसके अंदर आपको दिखाई। ये कानून जब बनाए गए 160 साल पहले, तब यहां पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज की व्यवस्थाओं को और ब्रिटिश राज को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाई गई। मैं इसके डिटेल में नहीं जाने वाला, पार्लियामेंट में भाषण करूंगा तब सार्वजनिक होगा। परंतु हमारा संविधान बना और हमारे संविधान में भारत देश की छोटी सी छोटी इकाई हमारा नागरिक है। मैं आज आपके माध्यम से देश भर के वकील मित्रों को कहना चाहता हूं, लॉयर्स को कहना चाहता हूं कि तीनों कानूनों में इसका केंद्र बिंदु हमारे नागरिक के संविधान दत्त अधिकारों की रक्षा, उसके मानव अधिकारों की रक्षा और उसके स्वयं की रक्षा ही केंद्र बिंदु है और कोई केंद्र बिंदु नहीं है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा परिवर्तन यहां पर हम करने जा रहे हैं और कई सारे युग परिवर्तनकारी बदलाव भी इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। अभी जो व्यवस्था है, इसके कारण न्याय मिलने में अत्यधिक विलंब होता है। गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना वो विलंब के कारण और कठिन होता है। दोष सिद्धि का प्रमाण, कन्विक्शन रेट बहुत कम है और इसके कारण जेलों में भी ओवरक्राउडिंग और अंडर ट्रायल की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडियन पिनल कोड की 511 धाराएं थी, इसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 356 धाराओं के साथ अब आएगी और इसके अंदर ये सारी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने का प्रयास किया है। इसी तरह से CRPC जो 487 धाराओं के साथ था, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 533 धाराओं के साथ बनाया गया और इंडियन एविडेंस एक्ट जो 167 धाराओं के साथ था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 170 धाराओं के साथ बनाया गया। पुराने कानून का, जैसे मैंने कहा, इसका मूल उद्देश्य अंग्रेजी शासन को मजबूत बनाना था और शासन अच्छे से कर पाए इसलिए व्यवस्था को ताकत देने का था। उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय करने का नहीं था। हमारे ये तीनों कानूनों का उद्देश्य दंड करने का नहीं है। दंड का प्रावधान तो जरूर है, परंतु उसका उद्देश्य दंड करने का नहीं है, हर नागरिक को न्याय देने का है। यहां दंड न्याय देने की प्रक्रिया का एक चरण है। ये बहुत मूल अंतर है कानूनों के अंदर और मैं मानता हूं कि इसको हमारे युवा लॉयर्स ने ढंग से पढ़ना चाहिए और समझना भी चाहिए। न्याय एक प्रकार से अम्ब्रेला टर्म है। जब हम न्याय कहते हैं
तो बहुत बड़े समुदाय के लिए वो शब्द का प्रयोग होता है, और जब न्याय कहते हैं तब उसमें आरोपी और अभियुक्त दोनों की चिंता शामिल होती है। और जब आप दंड का शब्द प्रयोग करते हो तो केवल और केवल अभियुक्त के लिए भी इसके अंदर प्रोविजन है। न्याय और दंड ये दोनों हमारे भारतीय न्याय व्यवस्था के अंदर बहुत अच्छे से व्याख्यायित किए गए हैं। दंड अपने आप में परिपूर्ण कल्पना नहीं है, न्याय अपने आप में परिपूर्ण कल्पना है। मित्रों, इस कानूनों के अंदर हमने कोर्ट के स्ट्रक्चर के अंदर भी काफी बदलाव किया है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 7 प्रकार का देश भर में अलग अलग मैजिस्ट्रेट का प्रावधान है। अब ये पूरा प्रावधान समाप्त कर 4 ही प्रकार के न्यायाधीश अब हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मिलेंगे। प्रक्रिया को हमने युक्ति संगत बनाया है, समय सीमा को भी निर्धारित किया है। स्थगनों की संख्या, इसमें थोड़ा आप लोगों को तकलीफ आएगी, मगर डेट पे डेट अब नहीं हो पाएंगे, इसकी मर्यादा हमने तय कर ली है। मुझे मालूम था तालियां कम पड़ेगी, मगर मैं कहना चाहता हूं, जब डेट पे डेट कम पड़ेगी तो यंग लॉयर्स को भी मौका काफी मिलेगा। और ढेर सारी चीजें सुनवाई में विलंब के मुद्दे का समाधान करने वाली हमने इसके अंदर डाली हैं। समरी ट्रायल को और वाइडर बनाया गया है। उन मामलों में जहां सजा 3 वर्ष तक की है, पहले 2 वर्ष का प्रोविजन था, हम समरी ट्रायल हो सकता है। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर ही पुलिस ने अपना चालान कोर्ट के सामने कंपलसरी रख देना पड़ेगा, और आरोप पत्र दायर करने के बाद, चार्जशीट होने के बाद 90 दिन से ज्यादा फर्दर इन्वेस्टिगेशन का टाइम इस एक्ट के तहत नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आरोप तय करने के पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन के समय को भी 60 दिन का कर दिया गया है। इससे बाद आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। बहस पूरी करने के बाद 30 दिन की अवधि के भीतर ही न्यायाधीश ने जजमेंट देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन वो डिफिकल्टी दिखाकर एक्सटेंड कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट के सामने जो प्रोसिक्यूशन होता है, कई दिनों के तक उसकी परमिशन नहीं आती है। हमने प्रावधान कर दिया है कि 120 दिन में अगर परमिशन नहीं आई है तो ग्रांटेड माना जाएगा और प्रोसिक्यूशन चालू हो जाएगा। सिविल सर्वेंट, एक्सपर्ट और पुलिस अधिकारियों का कहीं एक कलेक्टर के नाते एक टाडा के केस में ऑर्डर करा है, वो चीफ सेक्रेटरी बन जाएंगे तब गवाही देने जाते हैं, कुछ याद नहीं होता है और इसके कारण ही केस लंबित रहते हैं। हमने तय कर दिया है कि फाइल को देखकर अभी जो कलेक्टर होंगे वो ही, या तो अभी जो डीएसपी होंगे वो ही गवाही देंगे और क्रॉस में भी वो ही जाएंगे। ट्रायल इन एब्सेंसिया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडरों को अनुपस्थिति की स्थिति में भी मुकदमा चलाने का हम प्रावधान कर रहे हैं। बाद में वो हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर फिर से ट्रायल के लिए नीचे जा सकते हैं। और हमने टेक्नोलॉजी के बढ़ावा देने के लिए भी ढेर सारे प्रोविजन हमारे कानून के अंदर कर दिए हैं। दस्तावेजों की परिभाषा में बहुत विस्तार किया है। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता दी है। डिजिटल डिवाइस पर उपलब्ध मैसेज को कानूनी मान्यता दी है। और समन्स भी एसएमएस से लेकर ईमेल तक हर प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अब कानूनी रूप से वैध माने जाएंगे। वारंट्स भी वैध माने जाएंगे। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण ऑनलाइन हो पाएगा।
साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन कर पाएंगे और अपीलीय कार्यवाही भी सारी की सारी हम ऑनलाइन कानूनन कर रहे हैं। और सभी पुलिस थानों में और न्यायालयों में एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर रखकर इसको तर्कसंगत बनाने की सारा प्रोविजन भी अब रूल्स के अंदर आएगा। एक बहुत बड़ा हम बदलाव करने जा रहे हैं कि 7 साल या उसके ज्यादा सजा का जिसमें प्रावधान है, इस सभी धाराओं की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट और विजिट को हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। साइंटिफिक एविडेंस के कारण दोष सिद्धि का प्रमाण हम बढ़ा पाएंगे और प्रोसिक्यूशन को एक मजबूती मिलेगी। और इसके साथ साथ बहुत सारी बार कोर्टों ने भी जिक्र किया है, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान भी हम जोड़ रहे हैं, राजद्रोह की धारा को हम समाप्त कर रहे हैं और कम्युनिटी सर्विस को भी अब कानूनी जामा पहनाने का काम इस नए कानूनों के अंदर हुआ है। परंतु ये सबको अगर सुचारू रूप से आगे ले जाना है तो इसके लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसलिए आईसीजेएस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक कंसेप्ट 2018 से भारत सरकार के गृह विभाग ने लिया है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसके तहत एक चरण पूरा हो गया है। सीसीटीएनएस के तहत देश के 98% थानों को ऑनलाइन कर सारे लेगेसी डेटा को ऑनलाइन करने का काम हम समाप्त कर चुके हैं। अब ई प्रोसिक्यूशन, ई प्रिजन्स, ई फॉरेंसिक और ई कोर्ट्स के लिए आगे बढ़ना है। जो मैंने आगे कहा कि 3500 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, वो प्रावधान आईसीजेएस का ये सारी चीजों को ऑनलाइन जोड़कर न्यायाधीश महोदय के टेबल पर एक कंप्यूटर के अंदर टिप पर होगा, प्रोसिक्यूशन के टेबल पर भी टिप पर होगा। लगभग अब तक 32 करोड़ से अधिक डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है। सीआईएस के 14 करोड़ से अधिक निचली अदालत के डेटा को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। 2 करोड़ कैदियों के डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है और 1 करोड़ प्रोसिक्यूशन के डेटा को भी इसमें ऑनलाइन कर दिया गया है और 17 लाख से अधिक फॉरेंसिक के डेटा को भी अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इसका दूसरा चरण चालू होगा। एक और एक कानून भी संसद पारित करेगी और दूसरा चरण भी आएगा। कानून के अंदर जैसे जैसे कोर्ट की और प्रोसिक्यूशन की तैयारी तकनीक की दृष्टि से समाप्त होगी, हम कोर्ट को, शहर को, जिले को और पूरे स्टेट को नोटिफाई करते जाएंगे और क्रमशः पूरी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था हो जाएगी। मित्रों, ई कोर्ट्स लगभग 7,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इसके लिए हमने आवंटित किया है। सुप्रीम कोर्ट इसका आगे का फॉलोअप देखेगी, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि इसके लिए हमने एक इंटर पिलर इंटीग्रेशन भी बनाने का काम किया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन, ट्रैक चाइल्ड, इमिग्रेशन वीजा, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, वाहन और सारथी, लाइसेंस की इंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पोर्टल, ये सारों को भी इस सिस्टम के साथ हमने जोड़ दिया है। और विश्लेषणात्मक डेटा के लिए इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स, नेशनल डेटाबेस ऑन ह्यूमन ट्रैफिक ऑफेंडर्स, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग ऑफ टेररिज्म, ये सारी व्यवस्था ऑलरेडी ये 4 साल के अंदर हमने समाप्त कर दी है। अब जब कोर्टों का और प्रोसिक्यूशन एजेंसियों का तकनीक की दृष्टि से अपग्रेडेशन हो जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं इसके साथ आईसीजेएस के माध्यम से
जुड़ जाएगी। एक प्रकार से बहुत बड़े बदलाव की ओर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जा रहा है। न्यायिक सुधार के लिए भी ढेर सारी चीजें तय हुई है, परंतु मैं इसके बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता। मैं आज यहाँ आया हूँ तब देश भर के लॉयर्स को एक अपील करना चाहता हूँ, चाहे आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के क्षेत्र में प्रैक्टिस करते हो या न करते हो, एज अ लॉयर ये तीनों कानून ऑनलाइन उपलब्ध हैं। मैंने बार काउंसिल के अध्यक्ष मनन जी को भी पत्र लिखा है कि इसमें लॉयर्स का सुझाव अगर समय रहते भारत की संसद की गृह विभाग की स्थायी समिति को मिल जाता है तो बिल को हम बदल सकते हैं, समय पर बदल सकते हैं। इसी तरह से मैं सभी लॉयर्स को आज बार काउंसिल के इस फंक्शन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको आप डिटेल देखिए, क्योंकि डे टू डे दिक्कतें को आप जितना समझ सकते हो इतना कोई नहीं समझ सकता। आपके सुझाव बहुत मूल्यवान हैं। भारत सरकार के गृह सचिव को आपके सुझाव भेजिए और वो सुझावों पर हम कानून को अंतिम स्वरूप देने के पहले जरूर विचार करेंगे। मैं स्वयं देखूंगा, इसका मैं आपको भरोसा। मित्रों, एक प्रकार से तीनों कानून हमारी दंडिक न्यायिक प्रक्रिया को बहुत लंबे समय तक आमूलचूल परिवर्तन कर लंबे समय तक सिटीजन सेंट्रिक बनाने का प्रयास है। और मैं चाहता हूं कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हो, अपने सुझाव दे और एक प्रकार से तीनों कानूनों को कंप्लीट करने का प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा आग्रह है कि कोई भी कानून तभी परिपूर्ण होता है, कोई भी कानून तभी अच्छा बन सकता है जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मन से किया जाए। इसको हमने संसद की भी साइट पर है, गृह विभाग की भी साइट पर है। मैंने बार काउंसिल को भी पत्र लिखकर भेज दिया है। ढेर सारे न्यायमूर्तियों को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि कानून बनने की प्रक्रिया का आप भी हिस्सा बने, क्योंकि जो डे टू डे दिक्कतें आने वाली है उसको आप ज्यादा समझ सकते हैं, परंतु टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना पड़ेगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, फॉरेंसिक साइंस को एक उचित सम्मान देना पड़ेगा और हम सब ने संकल्प करना पड़ेगा कि देरी न्याय के लिए ठीक नहीं होती है। न्याय, सच्चा न्याय वही होता है जो समय पर उपलब्ध हो जाता है। इसके लिए हम सब ने साथ में आकर काम करना पड़ेगा। एक प्रकार से आज मुझे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे इश्यू पर बोलना चाहिए था, परंतु ये मेरे इस तीनों कानून को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरा स्वयं का भी एक आग्रह है, प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, तो मैंने ज्यादा समय क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर लिया है। इसलिए थोड़ा तो आप लोगों को मैं आप सबसे विषय को भी डाइवर्ट किया है और विषय को लिमिटेड एरिया को ही मैंने कॉन्सेंट्रेट किया है, मगर मुझे लगता है कि ये जरूरी था। मैं फिर से मनन मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसे समय पर इन्होंने इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस की है जिस समय पर भारत पूरे विश्व में एक आगे बढ़कर विश्व की हर समस्या का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस समय ये इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने हमारी न्याय प्रक्रिया को विश्व के सुसंगत बनाने के लिए बहुत अच्छा फोरम दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आज आखिरी दिन था और इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे थे। उन्होंने आने वाले 3 कानूनों का जिक्र किया और उसमें क्या कुछ चीजें हैं उनका भी जिक्र करते हुए नजर आए। साथ ही